मानवर कांशीराम को ये देश के अखबार क्या लिखते थे, मुलायम सिंह यादव पर कितने पॉजिटिव लेख लिखे गए हैं। जो संस्थानों पर कब्जा है ना देश के विश्वविद्यालयों में, आज भी दलित पिछड़े नहीं है। चट्टी चौराहे पर बैठ करके कहा गया कि अखिलेश यादव ने इतना विकास किया और घर गंगा जल से धुलवाए, कितने आर्टिकल दिल्ली में बैठ के लिखे। मैं ये कह रहा हूं कि 12 से 17 का शासन देख लीजिए और विचारधारा देख लीजिए, दोनों में कमजोर के हाथ में ताकत देने का काम सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू इन पार्टियों ने किया। चलिए, मैं एक सवाल मुझे याद आ गया है, मैं पूछ लेता हूं और आप दोनों लोगों से पूछ लेता हूं। सनातन पांडे, उनका एक बयान आता है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो या तो मेरी लाश निकलेगी या डीएम की लाश निकलेगी। समाजवादी पार्टी के शासन को गुंडा राज कहकर संबोधित करते हैं। इन सब स्थितियों से निकलेंगे कैसे, बाहर कैसे निकलेंगे? और सनातन पांडे का जो ये बयान है, क्या उसी तरफ इशारा नहीं करता है कि कहीं फिर ऐसा ना हो जाए? नहीं, इसको इस तरह से नहीं। तो गुंडा कहने वाले कौन लोग हैं? ये दिल्ली में बैठे बहुत सारे एलीट अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने जब भी इस देश में वंचित तबके से कोई भी नेतृत्व आया, कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे कोई उदाहरण दे दीजिए। कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में कितना लिखा गया होगा, कितना लोग लिखे होंगे राम नरेश यादव। क्या नारा था? इसी दिल्ली का नारा बनाया हुआ था कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। वंचित तबके से बहन जी जब आई राजनीति करने, कितने लोगों ने बीजेपी के लूट पर बोला इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जितने जिले ने उतने ज्यादा पार्टी बना लिया, कार्यालय बना लिया बीजेपी ने। और दौलत की बेटी आप किसको कहेंगे? मायावती को। आप लालू को चारा चोर बनाएंगे, जिस घोटाले की जांच की शुरुआत उन्होंने की, और जगन्नाथ मिश्रा पर बात नहीं होगी। क्या आप डिबेट क्या करना चाह रहे हैं? जब तक कोई तबका चुपचाप जुल्म और ज्यादती सहता रहा, तब तक वहां कोई सब कानून का राज है। और जब वंचित तबके के लोग खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर कहने लगे, मानवर कांशीराम को ये देश के अखबार क्या लिखते थे, मुलायम सिंह यादव पर कितने पॉजिटिव लेख लिखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां जो संस्थानों पर कब्जा है ना देश के विश्वविद्यालयों में, आज भी दलित पिछड़े नहीं है। देश के मीडिया संस्थानों में आज भी दलित पिछड़े नहीं है। वहीं से नैरेटिव बनता है। चट्टी चौराहे पर बैठ करके कहा गया कि अखिलेश यादव ने इतना विकास किया और घर गंगा जल से धुलवाए, कितने आर्टिकल दिल्ली में बैठ के लिखे गए। ये हम सवाल पूछते हैं। जितना लॉ एंड ऑर्डर के लिए अखिलेश यादव ने किया, पुलिस वैन चलाई, आज वही पुलिस 4 गुना वसूली कर रही है। फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है और खुलेआम गुंडे उत्तर प्रदेश में हो रही है। वो गुंडा राज नहीं है? जो हाथरस उसी राज्य में हुआ, उसी राज्य में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आज उसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेल में बंद होने वाले लोग दलित पिछड़े हैं। मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया गया। मुख्तार अंसारी को कहा, उस दिन जिस दिन मुख्तार अंसारी का जनाजा निकल रहा था, उस जनाजे में मुसलमान बहुत नहीं थे, हिंदू खड़े थे। और यहाँ लखनऊ में बैठ करके कह रहा था कि माफिया और मसीहा, और अपनी जाति वाले माफियाओं को क्या क्या नहीं दे दिया। ये इसलिए नैरेटिव है, जो नैरेटिव ये बनाता है कि सपा मतलब गुंडा राज। मैं ये कह रहा हूं कि 12 से 17 का शासन देख लीजिए और विचारधारा देख लीजिए, दोनों में कमजोर के हाथ में ताकत देने का काम सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू इन पार्टियों ने किया। इसलिए हम उनको ताकतवर देखते हैं। इसलिए इस देश के लोगों ने कभी विमर्श में उन्हें जगह नहीं दी। इसलिए इस तरह की टैगिंग निहायत ही आधारहीन, तर्कहीन है। आखिरी बात की सनातन पांडे ने क्या कहा, अगर धांधली हुई। अब भाई इससे आगे क्या है? इसका मतलब बचाने की बात करते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि कई बार जब हम हिंसा की बात नहीं करते, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन कोई वोट ही लूट ले जाएगा, कोई आपको। अब फर्रुखाबाद में क्या हुआ, हमारे मित्र हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक के, बड़े संयमित कैंसर सर्जन हैं, बहुत शानदार शख्स हैं। 3 बार बिजली काटी गई काउंटिंग स्थल की, इसी चुनाव में 3 बार बिजली काटी गई। 4 बार वो 5,000, 7,000, 10,000 वोट से आगे जा रहे हैं, 2,000 वोट से हरा दिया। और जबकि वहां खड़े हुए पुलिस लाठी मार रही, ये मार रही, वो क्या क्या हो रहा है। ये अगर प्रदेश में होगा तो साहब देखिए, एक तो ये है ना कि जब आपके बात आत्मसम्मान पर आती है तब कोई खामोश नहीं रहता है, और जब आपके संवैधानिक हक ही छीन लिए जाएंगे तो भाई सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इसे आप गुंडा राज न कहें, हिंसा का समर्थन हम कतई नहीं करते, लेकिन कहना पड़ा ना कांग्रेस पार्टी को भी कि बूथ मत छोड़ना, पोलिंग वहां पर गड़बड़ी मत होने देना। अखिलेश यादव को चिट्ठी जारी करना पड़ा कि डटे रहें।
अगर वोट की लूट ही होती रहेगी और आप चुपचाप होते देखेंगे तो संविधान का मतलब ही क्या निकलेगा। इसलिए हिंसा का समर्थन न करते हुए भी हम केवल ये कहना चाहेंगे कि वो है ना कि आखिर में आपके आत्मसम्मान और हक दोनों को कोई छीन ले और आप बचा भी ना पाएं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, बड़े अच्छे नोट पे डॉक्टर लक्ष्मण ने ख़त्म की है बात। मैं वहीं से आपसे पूछ रहा हूँ कि ईवीएम में धांधली की काफ़ी सारी बातचीत हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर काफ़ी बातचीत हुई, एक परिणाम आया जो परिणाम शायद थोड़ी बहुत उम्मीदों के अनुरूप रहा। हालांकि 295 इंडिया अलायंस कह रही थी, उतनी तो नहीं आई। तो ये जो खतरे थे, अंदेशे थे ईवीएम में धांधली की या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदेहास्पद भूमिका की, ये खतरे तो नहीं टले। क्या इन पर कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी, आपको लगता है? इंडिया मुझे लगता है कि जो ये परिणाम आए हैं, जैसे अभी बताया लक्ष्मण भाई ने कि कहाँ कहाँ किस तरह बिजली काटी गई, और तमाम भूपेश बघेल जी ने भी ट्वीट किया था, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि कैसे नंबर्स जो हैं वो ईवीएम्स के बदले हुए पाए गए। इन सारे मुद्दों पर अलग अलग लोगों के पास अदालत ही एक जरिया है जहां जाना चाहिए, वो जाएंगे भी। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गंभीर फैसले भी दिए हैं, जिसमें खास तौर पर जो सिंबल लोडिंग यूनिट SLU है उसको 45 दिन तक रखने की बात कही गई थी और तमाम बातें कही गई थी। दरअसल पहले दिन से इस चुनाव आयोग पर संदेह लोगों को है, और वो यूं ही नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन समिति में, यानी जो चुनाव आयुक्त को चुनेगी जो समिति, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर, ये सारी बातें हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद है, ठीक है, लोगों ने बातचीत की, लेकिन जब परिणाम आ गए तो उसके बारे में कोई बातचीत हुई नहीं है। तो क्या पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि खतरा टल चुका है? मुझे लगता है कि वो अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये परिणाम उस बेईमानी के बाद आए हैं जिस बेईमानी की ओर अभी लक्ष्मण ने इशारा किया। कई जगहों से ऐसी खबरें हैं जहां पर 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 इधर उधर किए गए हैं, बहुत स्पष्ट है, और प्रशासन की उसमें बड़ी खराब भूमिका रही। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, जो लक्ष्मण भी कह रहे थे कि हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, और हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और कैमरे के सामने कोई नहीं कर सकता, नहीं, कैमरे के पीछे भी नहीं करेगा। एक बात मैं कह रहा हूं, जो करते हैं वो भी नहीं कर सकते। हम लोग तो वैसे भी अहिंसक लोग हैं, हमारी क्या जैसे मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं कर, कभी नहीं कर, उन्होंने मना किया है, क्या गंगा में खड़े होकर कह देंगे। लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं। संविधान बचाने के लिए जब हिंसा और कायरता में चुनना हुआ, तो हमेशा हर देश में हिंसा को एकदम अस्पृश्य नहीं माना गया। 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है, और उसी संविधान को बचाने और बराबरी की लड़ाई के संदर्भ में 1860 में गृह युद्ध हो जाता है। यानी आप सोचिए कि 60 और 24 कितने साल, 84 साल बाद, 84 साल बाद गृह युद्ध होता है। अभी तो हमारे 84 साल संविधान को बने नहीं हुआ, लागू हुए नहीं हुआ। तो जब अमेरिका, जिसको हम सबसे मजबूत और मैच्योर्ड डेमोक्रेसी मानते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानते हैं, सबसे पुरानी मानते हैं, बड़ी का तमगा तो हमने लगा रखा है, वहां अगर 84 साल बाद गृह युद्ध हो सकता है, इसलिए कि एक लिबर्टी के, जो लिबर्टी चूंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन की बुनियादी बात है, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज भी लगी है। तो भारत में भी अगर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, अगर उस पर खतरा होता है और समाज किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंचता है, तो फिर आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते। जो लोग भी सरकार में हैं या सरकार में आज और कल हो सकते हैं, उन सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और इसीलिए एक बात कही जाती है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, वो बात यूं ही नहीं कही गई। पूरी दुनिया इससे गुजर चुकी है। हमारे पास इतिहास के बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जहां जब क्योंकि ये भी एक हिंसा है। अगर प्रशासन के दम पर आप लूट रहे हैं, आप जनमत को लूट रहे हैं, आप वर्डिक्ट को लूट रहे हैं, तो इस हिंसा के जवाब में जो प्रतिवाद संगठित होगा, वो हो सकता है कुछ लोगों की नजर में हिंसक हो, लेकिन वो प्रतिवाद जरूरी है, वो बिल्कुल जरूरी है। और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।